पुराने जमाने में फारस में खुसरो शाह नामी शहजादा था। वह रातों को अक्सर भेष बदल कर सिर्फ एक सेवक को अपने साथ रखकर नगर की सैर किया करता था और संसार की विचित्र बातें देखकर अपना ज्ञान बढ़ाया करता था। जब अपने वृद्ध पिता की मृत्यु होने पर वह राजगद्दी का मालिक हुआ तो उसने अपना नाम कैखुसरो रखा, किंतु उसने भेष बदल कर नगर का घूमना तब भी जारी रखा। हाँ, उसके साथ सेवक के बजाय मंत्री होता था। एक दिन इसी तरह नगर भ्रमण करते हुए वह एक गली में जा पड़ा। वहां एक मकान के अंदर से स्त्रियों की कुछ ऐसी बातचीत सुनाई दी कि वह कान लगाकर उस दरवाजे पर खड़ा हो गया। दरवाजे की दरारों से झांक कर देखा तो उसे एक दालान में 3 नवयुवतियां बातें करती दिखाई दी। ये तीनों बहनें थीं। बड़ी बहन ने कहा, मुझे अच्छी रोटियां खाने का शौक है। अगर मेरा विवाह शाही नानबाई से हो तो मजा आ जाए। मंझली बहन बोली, मैं तो तरह तरह के खानों की शौकीन हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह बादशाह के बावर्ची से हो। छोटी बहन चुप रही। उसकी बहनों ने बहुत पूछा तो उसने कहा, मेरा काम नौकर चाकरों से नहीं चलेगा, मैं तो स्वयं बादशाह से शादी करना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि बादशाह से मेरे एक बेटा पैदा हो जिसके एक ओर के बाल सोने के हो, दूसरी ओर के चांदी के। वह बालक जब रोए तो उसकी आंखों से आंसुओं की जगह मोती गिरे और जब वह हंसे तो उसके होठों में कलियां खिली हुई मालूम हो। उसकी बड़ी बहन ये सुनकर हंसने लगी और बोली कि तू हमेशा पागलों जैसी बात करती है। बादशाह को इस वार्तालाप से बड़ा कौतूहल हुआ। उसने मंत्री को आज्ञा दी कि इस घर को अच्छी तरह पहचान रखो और कल सुबह इन तीनों बहनों को मेरे सामने हाजिर करो। मंत्री ने दूसरे दिन उसकी आज्ञा का पालन किया और तीनों बहनों को बादशाह के समक्ष लाकर पेश कर दिया। बादशाह ने देखा कि छोटी बहन अपनी अन्य बहनों से कहीं अधिक सुंदर है। वह निगाहों से बुद्धिमान भी लगी। बादशाह उसे देखकर मुग्ध हो गया। फिर बादशाह ने कहा, तुम लोग कल रात को अपने दालान में बैठी क्या बातें कर रही थी? ठीक ठीक वही बताना जो तुमने कहा था। खबरदार, एक शब्द का भी अंतर न पड़े। याद रखो कि तुम्हारी बातें कल रात को मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। गलत बात कहोगी तो मुझे मालूम हो जाएगा। ये सुनकर तीनों बहनें सिर झुकाए बैठी रहीं। लज्जा और भय के कारण उनकी जबान बंद हो गई। पूछने पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ याद नहीं कि हमने क्या कहा था। बादशाह ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, तुम लोग भूली कुछ भी नहीं हो। निडर होकर बताओ कि कल रात आपस में क्या बातें कर रही थी। तुम कोई बुरी बात नहीं कर रही थी। मैं केवल अपने सामने एक बार फिर तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। बादशाह का काम प्रजा की आवश्यकताएं पूरी करना होता है। मैं भी जहां तक हो सकेगा तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा। हाँ, ये ख्याल रहे कि तुम लोग वही कहो जो तुमने कल रात को कहा था। बयान बदला न जाए। मजबूर होकर तीनों ने एक एक करके बताया कि पिछली रात क्या कह रही थी। बादशाह सुनकर मुस्कुरा उठा। उसने अपने नानबाई और बावर्ची को बुलाया और नानबाई को बड़ी तथा बावर्ची को मंझली का हाथ पकड़ा दिया और कहा कि इन लोगों को बढ़िया रोटियां और सालन खिलाते रहना। उसने मंत्री को आदेश दिया कि इसी समय काजी और गवाहों को बुलाकर इनका निकाह पढ़वा दिया जाए। छोटी के लिए कहा, जैसी इसकी इच्छा थी इसके साथ मैं विवाह करूंगा। यह विवाह पूरी शाही शान शौकत से होगा, उसी तरह जैसे मैं किसी राजकुमारी को ब्याह रहा हूं। मेरी शादी की इसी समय से तैयारियां शुरू कर दी जाएं।
ये कहने के बाद वह उठकर दरबार को चला गया। बड़ी और मंझली बहन की शादी उसी दिन क्रमशः नानबे और बावर्ची के साथ हो गई। छोटी का विवाह पूरी धूमधाम से बादशाह के साथ कुछ दिन बाद हुआ और उसे शाही जनानखाने में पहुंचा दिया गया। दोनों बहनों को छोटी के भाग्य से बड़ी ईर्ष्या हुई। वे सोचती और आपस में कहा करती कि छोटी को तो एक बात मुंह से निकालने पर ही राजपाट मिल गया और हम लोग उसकी एक तरह से नौकरानियां हो गईं। एक दिन बड़ी ने मंझली से कहा, ये छोटी ऐसी कौन सी हूर परी है कि इसे बादशाह ने ब्याह लिया। मुझे तो इस बात से बड़ा बुरा लग रहा है। मंझली बोली, मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा है। आखिर बादशाह ने उसमें क्या देखा कि उसे मलिका बना लिया। कही हुई बातों का क्या है, आदमी हर तरह की बातें करता है। मेरी समझ में तो छोटी नहीं बल्कि तुम बादशाह के योग्य थी। बड़ी ने कहा, मुझे भी ये देखकर आश्चर्य है कि बादशाह की क्या आंखें फूट गई थी जो उसने उस चूहिया को पसंद किया, उससे तो तुम 1000 दर्जे अच्छी थी। फिर दोनों ने सलाह की कि इस तरह कुड़ने और एक दूसरे को तसल्ली देने से काम नहीं चलेगा। किसी तरह उसे खत्म किया जाए या बादशाह की निगाहों से गिराया जाए, तभी मन को शांति मिलेगी। फिर भी उनकी समझ में न आता कि इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। यद्यपि यह ठीक बात थी कि जब वे दोनों छोटी बहन से मिलने जाती तो वह उनकी हैसियत का ख्याल न करती बल्कि बहनों की तरह ही अपनेपन से उनकी अभ्यर्थना किया करती थी। फिर भी उनकी हैसियत उससे नीची थी ही। सभी लोग जानते थे कि वे दोनों नौकरों की स्त्रियां हैं और उनकी बहन रानी है। बादशाह भी अपने सेवकों की पत्नियों को क्यों खातिर में लाता। कुछ महीनों बाद रानी को गर्भ रहा। ये सुनकर बादशाह को बड़ी खुशी हुई। अब उन दोनों ने अपनी छोटी बहन से कहा, हमें इस बात से इतनी प्रसन्नता है कि बयान नहीं कर सकते। हम दोनों की इच्छा है कि तुम्हारी प्रसूति और उसके 40 दिन बाद तक तुम्हारी देखभाल पूरी तरह हमारे ही सुपुर्द हो। मलिका ने कहा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तुम दोनों मेरी मां जाए हो, तुमसे बढ़कर कौन देखभाल करेगा। तुम अपने पतियों के द्वारा यह आवेदन बादशाह के सामने करो। आशा है वे इसे स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने अपने अपने पतियों के द्वारा बादशाह से यह आवेदन किया तो उसने कहा कि मलिका से पूछकर ही यह अनुमति दूंगा। उसने अपनी मलिका से पूछा तो वह खुशी से तैयार हो गई क्योंकि उसने तो पहले ही बहनों की बात मान ली थी। बादशाह ने कहा, मेरी समझ में भी यही बात ठीक रहेगी। वे कुछ भी हो हैं तो तुम्हारी बहनें ही। गैर आदमियों से तो अधिक अच्छी तरह तुम्हारी देखभाल करेगी। इस बातचीत के बाद बादशाह ने दोनों बहनों को प्रसूति के समय मलिका की देखभाल करने की अनुमति दे दी। वे दोनों महल के अंदर रहने लगीं। अब उन्हें अपनी दुष्टता को कार्यान्वित करने का अवसर मिल गया। जब मलिका की प्रसूति का समय आया तो उन्होंने समस्त दासियों को वहां से हटा दिया। मलिका ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इससे उन दोनों की डाह और बढ़ी। उन्होंने चुपचाप उस बच्चे को महल के बाहर पहुंचा दिया और एक मरा हुआ पिल्ला ला कर रख दिया। बच्चे को उन्होंने एक कंबल में लपेटकर एक पिटारी में रखा और एक नहर में बहा दिया और महल में आकर दासियों को दिखाया कि मलिका ने मरा पिल्ला जना है। सब लोगों को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु बादशाह को जब यह मालूम हुआ तो उसका क्रोध से बुरा हाल हो गया। वह कहने लगा, ऐसा मरा पिल्ला जनने वाली रानी का मैं क्या करूंगा, मैं उसे मरवा दूंगा। संयोग से मंत्री भी वहां मौजूद था। उसने समझा बुझा कर बादशाह का क्रोध शांत कर दिया।
जिस नहर में ईर्ष्यालु बहनों ने बच्चे वाली टोकरी बहाई थी,